हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर आप लोगों को मैं एनटी यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट पढ़ाती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो पर यूनिट 9 सेक्शन सी की अकॉर्डिंग क्वालिटी गुरु की अंतर्गत एडवर्ड डेमिंग के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The first point is he is known as the father of quality control। तो एडवर्ड डेमिंग को क्वालिटी कंट्रोल की फादर की नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो क्वालिटी कंट्रोल का फादर कौन है? एडवर्ड डेमिंग है। उसके अलावा जापानीज पोस्टवेयर इंडस्ट्रियल रिवाइवल, ठीक है, उस समय पर भी उन्होंने मतलब बहुत ही फेमस वर्क किया था। नेक्स्ट क्या है? ही रिप्रोड्यूस डिमिंग साइकिल एंड पीडीसीए साइकिल। उन्होंने पहले प्रोड्यूस किया था डिमिंग साइकिल एंड पीडीसीए साइकिल को। पीडीसीए साइकिल के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आप लोग मेरी अनअकैडमी का जो प्रोफाइल है वहाँ पर जाके भी पीडीसीए साइकिल को देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, focuses on improvement of products and service performance by reducing uncertainty and variability in designing and manufacturing the products। that means कि जो प्रोडक्ट्स है उसको इम्प्रूव करना, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। उसके अलावा जब प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, उस समय पर जितना हो सके अनसर्टेनिटी को एंड वेरिएबिलिटी को रिड्यूस किया जाए। ठीक, अच्छा, यही पर्पसेस के लिए उन्होंने फॉलो किया था किसको? अनएंडिंग साइकिल डिमिंग व्हील को। मतलब जो व्हील चलती ही जाती है, ठीक है, स्टॉप नहीं होती है, उसको उन्होंने कहा अनएंडिंग साइकिल डिमिंग व्हील। तो देखिए, अगर कोई व्हील चलते ही जाएगा, वो स्टॉप नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कंटिन्यूअस है, राइट? वो कंटिन्यूअस चलते ही जा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स को फॉलो करने को कहा। पहला क्या है? देखिए, डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को डिज़ाइन करो पहले कि कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या चाहिए, डिमांड क्या है, ठीक है, उस हिसाब से डिज़ाइन बनाओ उस प्रोडक्ट की। तो फर्स्ट स्टेप था डिज़ाइन द प्रोडक्ट। अब उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कुछ प्लान करना होगा। अच्छा, प्लानिंग करने के बाद मतलब जो भी प्लानिंग होगा वो मैन्युफैक्चरिंग की अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? डाटा कलेक्ट करना होगा, उसको टेस्ट करना होगा, पूरी की पूरी प्रोसेस को ही कंट्रोल किया जाएगा, राइट? अब देखो नेक्स्ट क्या है? रिकॉर्ड एंड फॉलो द सेल्फ परफॉर्मेंस। मतलब पहले पास्ट में कितना सेल्फ परफॉर्मेंस हो रही है, अभी कितना सेल्फ परफॉर्मेंस ग्रो हो रही है, तो इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना और फॉलो करना। ठीक है, सेल्फ परफॉर्मेंस को। और यहाँ पर एजुकेशन पर यही सेल्फ परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो, परफॉर्म सर्वे एंड रिसर्च रिगार्डिंग कंज्यूमर टेस्टेड्स एंड फाइनल रिपीट द डिज़ाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। मतलब कस्टमर की अकॉर्डिंग, कस्टमर और यहाँ कंज्यूमर हमारी एजुकेशन में कौन है? स्टूडेंट्स है। तो उनकी टेस्ट मतलब उनकी डिमांड को देखते हुए यहाँ पर रिसर्च किया जाएगा और सर्वे किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है? ही assert, मतलब एडवर्ड डेमिंग assert that most quality problems are not the workers fault but management's। मतलब कि यहाँ पर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम इंक्रीज हुई है तो वो प्रॉब्लम वर्कर के ऊपर मत दो, वर्कर को यहाँ पर कुछ मत बोलो, क्योंकि वर्कर की कोई भी गलती नहीं है। अगर गलती है तो पूरी की पूरी मैनेजमेंट सिस्टम की गलती है। और इसको आप एजुकेशन के साथ कैसे रिलेट करेंगे कि यहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है एजुकेशन में या फिर उनकी परफॉर्मेंस पर, तो स्टूडेंट के ऊपर कुछ इम्पोज मत करो, स्टूडेंट को कुछ मत बोलो। एजुकेशन प्रोसेस में ही कोई गड़बड़ी है, इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द टूल्स मोस्टली रिकमेंडेड बाय डिमिंग। डिमिंग ने कुछ टूल्स के ऊपर भी फोकस किया है। ठीक है, फर्स्ट देखिए क्या है? पैरेटो एनालिसिस, इशिकावा जिसको फिश बोन कहा जाता है, फिश बोन डायग्राम एंड हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हम सभी को पता है, जो न्यू दो नाम है वो है पैरेटो एनालिसिस।
पैरेटो एनालिसिस कुछ नहीं है, देखिए लाइन ग्राफ और बार ग्राफ को अगर आप एक साथ रिप्रोड्यूस करेंगे तो उसको हम पैरेटो एनालिसिस कहते हैं। और इशिकावा और फिशबोन डायग्राम क्या है, देखिए स्पेसिफिक इवेंट का कॉज अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो इस डायग्राम के थ्रू आप उसको कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एडवर्ड डेमिंग ने दोनों सोर्स बताया, ठीक है, जो दोनों सोर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपकी कुछ सिस्टम में एररनेस आ रही है। पहला सोर्स, ठीक है, जो अगर आपकी सिस्टम में कोई एररनेस आ रही है तो उसको क्या करना होगा, डिडक्शन करना होगा। जैसे कि पुअर डिज़ाइन, तो सिस्टमेटिक एररनेस क्या होती है उसको समझना होगा ना। तो देखिए सिस्टमेटिक एररनेस का मतलब होती है आपके डिज़ाइन में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपकी जो भी फॉल्टी बूम का मतलब है मटेरियल्स, ठीक है, जो रिसोर्सेज जो आपने इनपुट दिया है उस इनपुट में ही प्रॉब्लम है। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग है हर एक वर्कर की, ठीक है, उन सभी चीज़ों के लिए ही क्या हो रही है, पूरी की पूरी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है जो कि उन्होंने जो स्टेप्स बताया, डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, टेस्ट, डाटा कलेक्ट, ठीक है, इसमें से अगर कोई सपोज कीजिए डिज़ाइन में प्रॉब्लम हो गई, जब मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, ठीक है, उस समय पर इनपुट में प्रॉब्लम है, इनपुट ठीक नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज सही नहीं है, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग है हर एक वर्कर की, तो वहाँ पर क्या होती है, सिस्टमेटिक एररनेस आ जाती है। और इसको अब कैसे एजुकेशन के साथ रिलेट करेंगे, तो डिज़ाइन में मतलब करिकुलम डिज़ाइन में प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है, प्रॉपर मटेरियल्स नहीं है एजुकेशन एंड टीचिंग के अकॉर्डिंग, जो टीचर्स है उनकी जो भी ट्रेनिंग है वो सही नहीं है, नॉन ट्रेनिंग स्टाफ है, टीचर्स है, ठीक है, तो इसके लिए सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो रही है एजुकेशन सिस्टम में, ठीक। नेक्स्ट क्या है, देखिए एलिमिनेशन ऑफ द स्पेशल कॉजेज, ये तो ओवरऑल कॉजेज होगी। अब सेकंड पॉइंट पर बोला जा रहा है कि कुछ स्पेशल कॉजेज होती है, जैसे कि स्पेसिफिक मटेरियल्स। सपोज अगर हम लोग कंप्यूटर सिखा रहे हैं तो कंप्यूटर होना चाहिए स्कूल में, तो अगर कंप्यूटर ही नहीं है तो कैसे सिखाएंगे, थियोरिटिकल वे में कितना सीखेंगे, जितना प्रैक्टिकल वे में कंप्यूटर को स्टूडेंट सीख सकता है उतना ज़्यादा थियोरिटिकल पढ़ाई करके बुक से वो कंप्यूटर को सही से नहीं सीख सकते। तो स्पेसिफिक मटेरियल्स की अगर इशू है या अवेलेबिलिटी उन वहाँ पर नहीं है तो एररनेस आ जाती है स्पेशल कॉजेज़ पर। इंडिविजुअल रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर मेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो भी वो स्पेशल कॉजेज़ पर आ जाती है, ठीक। अच्छा, अब देखो इसको मैंने जितना पढ़ा है उसको मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर एडवर्ड डेमिंग को हम लोग फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के नाम से जानते हैं। और डेमिंग उन्होंने क्या किया था, डेमिंग साइकिल और पीडीसी साइकिल को रिप्रोड्यूस किया था। उन्होंने फोकस किया था दो चीज़ों के ऊपर, एक होगा प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, दूसरा क्या होगा, अनसर्टेनिटी एंड वेरिएबिलिटी को रिड्यूस करना, राइट। इसके लिए उन्होंने कुछ टूल्स देखिए, कुछ टिप्स बताया। पहला क्या है कि प्रोडक्ट की डिज़ाइन करो, उसके लिए जो मैन्युफैक्चर होगा उसके लिए कुछ प्लान करो, डाटा कलेक्ट करो, टेस्ट करो, उसको कंट्रोल करो पूरी प्रोसेस को, और परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना होगा एंड फॉलो करना होगा सेल्स परफॉर्मेंस को, ठीक है। अच्छा, अब टूल्स कौन से टूल्स है, पैरेटो एनालिसिस जहाँ पर लाइन ग्राफ एंड बार ग्राफ होगा एक साथ। इशिकावा डायग्राम का मतलब क्या होती है, अगर कोई भी आपकी कॉजेज़ है उस कॉजेज़ को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो इस डायग्राम के साथ आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी हिस्टोग्राम। अब चलिए नेक्स्ट 14 पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। उन्होंने 14 कुछ प्रिंसिपल बताया है मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। तो पहला क्या है, देखिए क्रिएट अ कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्ट्स। अगर पहले तो उन्होंने कौन सी चीज़ के ऊपर फोकस किया था, प्रोडक्ट्स की इम्प्रूवमेंट या फिर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इन्हेंस करना। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, ठीक है। अगर कंसिस्टेंसी रहेगा तो ही प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव होगा, ठीक। नेक्स्ट है एडॉप्ट अ न्यू फिलोसफी। यहाँ पर फिलोसफी का मतलब क्या होती है कि यहाँ पर कोई आइडियलिज्म या फिर प्रैग्मेटिज्म नहीं है। यहाँ पर फिलोसफी का मतलब, इस फिलोसफी का मतलब होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कौन से वैल्यू, कौन से नॉर्म के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। जैसे कि हमारी
एजुकेशन प्रोसेस में अगर कहेंगे पहले टीचर सेंट्रिक एजुकेशन चलती थी, तो वो उसका फिलोसफी है। अभी चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन से चल रही है, वो इसका फिलोसफी है पूरी एजुकेशन प्रोसेस का। तो यहाँ पर वही चीज़ बोला जा रहा है कि फिलोसफी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके का है हर एक वर्कर की, लीडरशिप स्टाइल में चेंजेस करना। देखिए पहला क्या था, पहला था टीचर सेंट्रिक, जो भी होगा वो टीचर भी डिसाइड करेगा, राइट। तो वो एक ऑटोसेंट्रिक जो लीडरशिप स्टाइल होती थी वो वहाँ पर लागू होती थी, मगर चाइल्ड सेंट्रिक जब से आ गई तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप स्टाइल है वो लागू हो गई। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि लीडरशिप स्टाइल भी यहाँ पर चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है कीजेस डिपेंडेंस ऑन द इंस्पेक्शन, मतलब इंस्पेक्शन के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, ठीक है। उन्होंने कहा जितना कम इंस्पेक्शन के ऊपर डिपेंड रहोगे उतना ज़्यादा ही क्वालिटी एनहेंस होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इन द प्रैक्टिस ऑफ अवॉर्डिंग बिजनेस ऑन प्राइस अलोन, मतलब उन्होंने कहा कि जो भी आपकी सिंगल सप्लायर है, ठीक है, जो भी आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो सप्लाई करती है, या फिर प्रोडक्ट के लिए जो भी इनपुट आती है वो जो सप्लाई करता है, तो सप्लायर के साथ लॉयल्टी एंड ट्रस्ट को बिल्ड करना होगा, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना होगा, ना तो कि आप सिर्फ एक चीप कॉस्ट के लिए अगर उसके साथ विवाद करेंगे तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ ही आपको काम करना है। तो यहाँ पर कॉस्ट को छोड़िए, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव कंस्टेंटली, मतलब कंटिन्यूअस, क्योंकि उन्होंने अनएंडिंग डिमिंग साइकिल कहा था, राइट। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट आपको करना ही होगा, ठीक है। और एक उन्होंने चीज़ कहा था कि कंस्टेंटली डिक्रीज द कॉस्ट, जितना हो सके कॉस्ट को डिक्रीज करो, उतना अट्रैक्शन आएगा, उतना कस्टमर आपके पास आएगा। तो यहाँ पर तो कस्टमर नहीं है हमारी एजुकेशन में स्टूडेंट्स है। देखो जितना ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे उतना एनरोलमेंट ज़्यादा होगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, इंस्टीट्यूट मॉडर्न मेथड के साथ पढ़ाओ, ठीक है। इंस्टीट्यूशन में देखिए अगर हम लोग एजुकेशन के साथ रिलेट करेंगे तो मॉडर्न मेथड के साथ पढ़ाना होगा टीचर को, और टीचर को उसके लिए ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। वही चीज़ अगर हम लोग बिजनेस सेक्टर पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि मॉडर्न मेथड से काम करने के लिए उसके ऊपर ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है हर एक वर्कर को, ठीक है। तो वही चीज़ देखिए, मॉडर्न मेथड होगा तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रेनिंग हेल्प्स टू मेक बेटर यूज़ ऑफ एम्प्लॉय, तो अब उसकी अकॉर्डिंग ट्रेनिंग लेना होगा जिसके थ्रू हर एक एम्प्लॉय को इफेक्टिव बनाएगा। नेक्स्ट है, ट्रेनिंग एम्प्लॉय यूज अ स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर कंटिन्यूअस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, तो जो ट्रेंड एम्प्लॉय होगा, ठीक है, जो प्रशिक्षित एम्प्लॉय होगा वो क्या करेगा, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड को वो यूज़ करेगा। उसके अलावा वो ऑर्गेनाइजेशन की हर एक चेंजेस को बहुत इजीली अडॉप्ट कर सकेंगे, ठीक। इसलिए ट्रेनिंग एम्प्लॉय होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, एडप्ट एंड इंस्टीट्यूट लीडरशिप, ठीक है। इसका मतलब द एम ऑफ सुपरविजन शुड बी टू हेल्प द पीपल एंड मशीन एंड गैजेट्स टू डू बेटर जॉब, मतलब एक अच्छा जॉब होने के लिए जो सुपरविजन है वो क्या करेगा, हर एक वर्कर के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बनाएगा, अगर उनको कोई मदद लगे तो वो मदद करेगा, तो जिसके थ्रू क्या होगा, देखिए मशीन गैजेट एंड पीपल सभी के साथ उनका एक अच्छा रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, जो कि हमारी जो इंस्टीट्यूशन में या फिर स्कूल्स में जो हेड होती है उनको भी क्या करना होगा, हर एक टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ उसके साथ स्टूडेंट्स के साथ भी एक अच्छा कम्युनिकेशन करना होगा, एक अच्छा रिलेशनशिप करना होगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, ड्राइव आउट फियर को यहाँ पर नहीं रखना है, हमें यहाँ पर क्रॉस कर देना है फियर को, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा, आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। डर हमें नहीं चाहिए, ठीक है, चेंजेस के लिए डरो मत, ठीक। तो चेंजेस के लिए हमें क्या करना होगा, डरना नहीं है। ब्रेक चेंजेस कहिए या फिर किसी भी अगर हम लोग कोई भी न्यू काम कर रहे हैं तो उस न्यू काम के लिए भी हमें डरना नहीं है।
ब्रेक डाउन द बैरियर, जो भी बैरियर्स है उसको तोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा देखिए, द फोर्सेस प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इन द यूज इट मे बी एनकाउंटर्ड विद द प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उस प्रॉब्लम्स को हटाओ, ठीक है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले तो डरना नहीं है और हर एक बैरियर्स को तोड़ फोड़ कर देना है, ठीक। नेक्स्ट, एलिमिनेट द स्लोगन्स एंड एक्सोर्टेशन, मतलब देखिए एब्सेंस ऑफ रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज ही नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होगा, अवेलेबल नहीं होगा वही रिसोर्सेज, तो काम कैसे करेंगे। उसके अलावा अगर एग्जॉर्टेशन होगा तो वर्कर को इरिटेशन हो जाती है। एग्जॉर्टेशन का मतलब आप हर एक टाइम पर कुछ ना कुछ इम्पोज कर रहे हो वर्कर के ऊपर, वही इम्पोजेस उसको इरिटेट करती है, ना तो कि मोटिवेट करती है। मोटिवेशन तो नहीं देती है, उसके ऊपर क्या करती है, उसके बदले में इरिटेशन दे देती है, तो उसकी वजह से क्वालिटी भी लो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 11 पॉइंट, एलिमिनेट न्यूमेरिकल कोटास फॉर द वर्कफोर्स। क्या होती है, हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर कुछ इंस्टीट्यूट होती है कि कोटा दे देती है कि आपको ये अचीव करना है। सपोज कीजिए यहाँ पर बोला गया कि 2 मंथ में, ठीक है, 2 महीने के अंदर अंदर आपको 10,000 प्रोडक्ट, ठीक है, सपोज कीजिए मैंने कहा 10,000 मोबाइल को मैन्युफैक्चर करना है। अब देखो 2 मंथ के अंदर 10,000 अगर मोबाइल को मैन्युफैक्चर करने को मैंने कहा, तो मैंने एक टारगेट दे दिया। अब उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए सब क्या करेगा, कोशिश करेगा, हार्डवर्क करेगा कि सिर्फ और सिर्फ यही टारगेट फुलफिल हो जाए बस, ठीक। तो इसके लिए क्या होती है, क्वालिटी के ऊपर नहीं ध्यान दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो वही चीज़ बोला जाए कि कोटा को मतलब इस टारगेट को एलिमिनेट कर दो। अगर हम लोग टारगेट रखेंगे तो क्या होगा, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। वर्कर यही चाहेंगे कि बाय हुक और बाय क्रूक हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस टारगेट को फुलफिल करेंगे, क्वालिटी की जगह के ऊपर क्वांटिटी के ऊपर फोकस करेंगे। इसके लिए क्या होगा कि हमारी क्वालिटी लो हो जाएगी। तो यूज स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करो, कंट्रोल करो एंड इम्प्रूव करो प्रोसेस को, ना तो कि कोटा को यहाँ पर फोकस करो। क्लियर। नेक्स्ट 12 पॉइंट देखिए क्या है, रिमूव द बैरियर्स दैट जॉब दैट आवरली वर्कर ऑफ हिज प्राइड ऑफ द वर्कमैनशिप। दैट मीन्स कि जो इंसान किसी इंस्टीट्यूशन पर या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन पर काम कर रहा है, तो उस इंस्टीट्यूशन उस जॉब के लिए उनको प्राउड फील होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 13 पॉइंट होगा ये, इंस्टीट्यूट अ विगरियस प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीवन, मतलब हर एक प्रोग्राम के लिए, मल्टीपल प्रोग्राम के लिए हर एक जो स्टाफ होती है, ठीक है, उनको एजुकेशन देना होगा और उनको खुद को उस एजुकेशन से इम्प्रूव करना होगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होती है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि प्रमोशन करना, ठीक है। जो भी लेवल पर आप हो उसके थोड़ा सा और एक हाई लेवल पर प्रमोट करना, तो प्रमोशन भी ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए। क्लियर। अच्छा, कुछ डायग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है 14 पॉइंट्स। पहले तो क्रिएट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्यों होगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करना है। न्यू फिलोसफी, राइट, न्यू फिलोसफी क्यों होगा, न्यू फिलोसफी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी वर्कर्स होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, जो भी लीडरशिप स्टाइल है वो चेंज हो जाती है, राइट। नेक्स्ट क्या है, कीज द डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के ऊपर उतना ज़्यादा डिपेंड मत करो, ठीक है। जितना ज़्यादा इंस्पेक्शन को छोड़ दोगे उतना ज़्यादा आपकी क्वालिटी भी इंक्रीज होगा। अब क्या होगा कि इम्प्रूव द कंसिस्टेंसी। इम्प्रूव द कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होती है कि हमेशा जो भी आपकी क्वालिटी है उस क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाओ, ठीक है। प्रोडक्ट को यहाँ पर इम्प्रूव करते जाओ, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करो, राइट। अच्छा,
अब देखो नेक्स्ट जो सुपरविजन होती है वो पीपल को, मशीन को, गैजेट को, सभी को हेल्प करेगा, सभी के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाएगा। ड्राइव आउट फियर, फियर को यहाँ पर क्रॉस करना है, ठीक है। फियर से हमें मतलब डरना नहीं है, हमें हर एक बैरियर्स को यहाँ पर तोड़ फोड़ कर देना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इम्पोज करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इम्पोज करने से अगर आप लोग इम्पोज करेंगे वर्कर के ऊपर तो वर्कर इरिटेट हो जाएगा, तो इम्पोज नहीं करना हमें। ट्रेंड होना होगा हर एक एम्प्लॉय को, जिसके थ्रू क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की हर एक चेंजेस को वो लोग एक्सेप्ट कर ले, एडप्ट कर ले, राइट। अच्छा, इसके लिए वो लोग क्या करेंगे, अगर ट्रेंड होगा तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स के साथ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट रखेंगे। एलिमिनेट करना होगा न्यूमेरिकल कोटास, दैट मीन्स टारगेट को। अगर टारगेट को हम लोग एलिमिनेट नहीं करेंगे तो क्वालिटी लो हो जाएगा। हम लोग टारगेट के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे कि बाय एनी होक और बाय एनी क्रूक हमें क्या करना होगा, टारगेट को फुलफिल करना होगा। तो इसीलिए क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, ना तो क्वांटिटी के ऊपर। इसीलिए कोटास को यहाँ पर हमें एलिमिनेट करना है और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना होगा, नहीं तो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, वर्कर ऑफिस प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप, जहाँ पर काम कर रहे हैं वर्कर उसके ऊपर उनको प्राइड होना चाहिए, ठीक है, गर्व होना चाहिए। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा, जिसके थ्रू वो लोग खुद को सेल्फ इम्प्रूव कर सके। एट लास्ट क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स प्रमोशन करना होगा। क्लियर। अच्छा, 7 डेडली डिजीज। 7 डेडली डिजीज क्या होती है, ऐसा कुछ पॉइंट्स या फिर ऐसा कुछ एलिमेंट्स, ठीक है, जिसके थ्रू आपकी मैनेजमेंट पर एररनेस आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो डेडली डिजीज क्या है, देखिए डिजीज बोला गया ना, कुछ ऐसा इलनेस, ठीक है, जो कि आपकी मैनेजमेंट को तोड़फोड़ कर देंगे। तो वो कौन सी डिजीज है, देखिए कंसिस्टेंसी नहीं है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी नहीं होगा, राइट। अच्छा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ही आप, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के ऊपर, मतलब आप नहीं देख रहे हो कि मेरे ये प्रॉफिट चलते ही जाए, कंटिन्यूअस के ऊपर, कंटिन्यूटी के ऊपर आपकी फोकस नहीं है। आज के लिए प्रॉफिट हो जाए बस, यही आपके लिए काफ़ी है। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। इवेल्युएशन करना बाय परफॉर्मेंस, मेरिट, रेटिंग एंड एनुअल रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मोबिलिटी, अगर मैनेजमेंट पर मोबिलिटी हो जाएंगे तो, अगर नहीं होगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। रनिंग कंपनी ऑन ए विजुअल फिगर अलोन, मतलब सिर्फ एक चीज़ के ऊपर अगर आप ध्यान दे के चलेंगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि सप्लायर्स के ऊपर आप क्या करते हो कि सिर्फ कॉस्ट को लेकर अगर आप लोगों के बीच में विवाद आ जाएगा तो सप्लायर्स के साथ ट्रस्ट नहीं होगा, एक बिल्ड नहीं होगा, ठीक है। एक्सेसिव मेडिकल कॉस्ट के ऊपर एक्सेसिवनेस, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट अगर मेडिकलिटी के ऊपर होगा तो प्रॉब्लम है। ये सिर्फ आपके लिए, एजुकेशन के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड कोई स्टूडेंट्स होगा तो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सिर्फ एडवर्ड ने दिया है इसलिए मैंने आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया हूँ, मगर आप लोग देख कर जाइएगा कौन से 7 डेडली डिजीज़ है, मगर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए 7th पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट क्या है, एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ द वारंटी के ऊपर ज़्यादा कॉस्ट है, और जो भी आपकी वर्कर की कंटिजेंसी फीस है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हम लोग 7 डेडली डिजीज़ के अंतर्गत ही रखेंगे, ठीक है। तो लर्नर्स आज के लिए इतना ही। पूरी हमारी एडवर्ड डेमिंग की जो भी कंसेप्ट था वो हम लोग क्लियर किया, कंसेप्ट को समझे। अगर लेसन अच्छी लगी तो ऑलवेज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।